Welcome dear students in single phase induction motor. Today we are going to discuss equivalent circuit of a single phase induction motor. After completing this topic, you will be able to describe the equivalent circuit of a single phase induction motor. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, या फिर आपको इसके जो पैरामीटर्स डिटरमाइन करने पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इंडक्शन मोटर में, तो ऑब्वियसली अगर आपको अपने इंडक्शन मोटर को के परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करना है तो आपको उसके इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट में आपका जो इंडक्शन मोटर है जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में, किसका स्टेटर वाइंडिंग है, उसका रोटर वाइंडिंग है, यहाँ पे एयर गैप फ्लक्स आप प्रोड्यूस करते हो तो वो आपके रोटर वाइंडिंग को कट करता है। तो बेसिकली क्या है कि जो आपका जो इंडक्शन मोटर है वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो आप उसके लॉसेस को समझ पाएंगे, कहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल लॉस होगा, कहाँ पे आपका मैग्नेटिक लॉस होगा, कहाँ पे आपका मैकेनिकल लॉस होगा। देन आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो मैग्नेटाइज करने की बात कर रहे हैं आप अपने कोर को, तो वो आपका कुछ न कुछ एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करता है आपके इंडक्शन मोटर में, जिसका इफेक्ट आपके परफॉर्मेंस पे पड़ता है, आपके एफिशिएंसी पे पड़ता है, या फिर अगर आप एफिशिएंसी डिटरमाइन करने जाओगे अपने इंडक्शन मोटर का तो उन पैरामीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डिस्कस करते हैं, या किसी भी मशीनरी का जो आप इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस करते हैं उसके पीछे का मोटिव होता है कि आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस एनालाइज कर सको। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, अब बात करें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किया जाए तो जो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट जो आप ड्रॉ करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो हम ऑन द बेसिस ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, क्योंकि अभी आपने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से ही आपने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर समझा था। साथ ही साथ आपने यहाँ पे ये समझा कि जो आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के कारण दो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे थे, आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लक्स, जिसके कारण आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड टॉर्क डेवलप हो रहा था, और इसी के बेसिस पे आपने टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जब हम डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि जब आप अपने स्टेटर वाइंडिंग पे सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो दो कंपोनेंट में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। एक जो होता है कि सिंक्रोनस स्पीड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दूसरा जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये जो आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दो कंपोनेंट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका फॉरवर्ड फ्लक्स है वो फॉरवर्ड फ्लक्स अगर आपके जो रोटर वाइंडिंग है उसे वो कट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और उस वोल्टेज इंडक्शन के कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा आपके रोटर वाइंडिंग में, और उस करंट के कारण एक रोटेटिंग रोटर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और आपके स्टेटर के में फॉरवर्ड रोटेटिंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण एक जो टॉर्क डेवलप होगा उसे आप फॉरवर्ड टॉर्क कहते हैं, जो कि आपके रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए अप्लाई होता है। सिमिलरली एट द सेम टाइम चूंकि आपका जो मेन फ्लक्स है वो उसका जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो बैकवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो जब आपके रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो भी आपका एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और वो वोल्टेज भी आपके रोटर कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट के कारण भी आपके रोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसको आप बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर कहेंगे। तो आपका बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करेगा उससे आपका आपके रोटर पे एक टॉर्क डेवलप होगा जिसको आप बैकवर्ड टॉर्क कहेंगे, और वो आपके रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के कारण जो पैरामीटर है वो आपके इक्विवेलेंट सर्किट में ऐड होंगे। तो अगर हम अपने इक्विवेलेंट सर्किट पे चलें तो वहां पे देखते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट,
जिसमें R1 और X1 ये दोनों आपके स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप स्टेटर वाइंडिंग पे जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो V, तो ये एक करंट प्रोड्यूस करता है I1। ये करंट I1 आपके स्टेटर वाइंडिंग में एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से दो फ्लक्स क्रिएट करते हैं, एक फॉरवर्ड फ्लक्स, दूसरा रिवर्स फ्लक्स। फॉरवर्ड फ्लक्स जो होगा वो चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करता है आपके रोटर पे, तो वो जो स्लिप होता है हम उसे SF या सिंपली S से डिनोट कर रहे थे स्लिप को। जब हम लास्ट सेक्शन जब आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हम जब डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने डिस्कस किया था। तो जो आपका जो फॉरवर्ड फ्लक्स है वो जो रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहेगा आपके रोटर में, वो एट स्लिप S, तो जो उसके कारण आपके रोटर कंडक्टर में फ्लक्स जो आपका लिंक करके वोल्टेज इंड्यूस कर रहा था और करंट प्रोड्यूस कर रहा था, वो करंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी होगा और वो होगा SF। ठीक है, क्योंकि F यहाँ पे आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और S जो है वो स्लिप ऑफ द फॉरवर्ड फ्लक्स है। उस करंट के कारण आपके रोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो टॉर्क डेवलप होगा उसे आप फॉरवर्ड टॉर्क कहेंगे, और वो आपके रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो अब इस केस में बात क्या है कि आपके रोटर कंडक्टर का जो भी आपका रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस वैल्यू होगा वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होंगे वो दो हैं, रोटर फ्लक्स और फ्लक्स जो है वो दो हैं। वो है आपका फॉरवर्ड फ्लक्स और बैकवर्ड फ्लक्स। फॉरवर्ड फ्लक्स और बैकवर्ड फ्लक्स चूंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका जो रोटर रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस होगा वो भी हाफ हाफ डिवाइड होगा। साथ ही साथ ये दोनों जो फ्लक्स हैं वो आपके कोर को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर आपका XM टोटल मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द कोर है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण XM/2 और बैकवर्ड फ्लक्स के कारण XM/2। सिमिलरली जो आपका रोटर रेजिस्टेंस है वो आपका डिवाइड होगा R2-2 में, दोनों के लिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए। बट चूंकि फॉरवर्ड फ्लक्स आपके स्लिप S पे काम कर रहे हैं, तो आपने लिखा रोटर रेजिस्टेंस R2-2S। बट बैकवर्ड जो आपका जो फ्लक्स होगा वो आपके रोटर कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस करवाएगा वो एट द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2-S इंटू F, जहां F आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी और 2-S आपका फ्लिप ऑफ द बैकवर्ड फ्लक्स हो रहा था। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड फ्लक्स के लिए जो आप जो रोटर रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड R2-2 तो था ही, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। बट यहाँ पे स्लिप आपका 2-S है, तो इसलिए आपने रिप्रेजेंट किया R2-2 इंटू 2-S। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आपके रोटर रिएक्टेंस के बारे में, लीकेज रिएक्टेंस के बारे में, तो दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए आपका X2-2 और X2-2 आपके दोनों के लिए होगा। और सिमिलरली जो आपका फॉरवर्ड फ्लक्स है वो आपके रोटर कंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस करवा रहा है उसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोल सकते हैं, जो कि है VF। और जो आपका बैकवर्ड फ्लक्स है वो आपके रोटर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज इंड्यूस करवा रहा है उसे हम बोल सकते हैं VB, यानी बैकवर्ड वोल्टेज। और जो इंडक्टेंस, जो आपका इम्पिडेंस होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो फ्लक्स और फॉरवर्ड और बैकवर्ड सर्किट के लिए, उसको आप ZF और ZB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अब यहां से हम ZF और ZB का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो XM/2 पैरेलल है आपके R2-2S और X2-2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के। अगर बैकवर्ड सर्किट में आते हैं तो वहां पे XM/2 जो है वो आपके R2-2 इंटू 2-S और X2-2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप आसानी से ZF और ZB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ZF का वैल्यू निकालना हुआ, RF प्लस JXF, और ये वैल्यू कैसे है, आपका XM/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R2-2S और X2-2 के। तो नेक्स्ट, एयर गैप पावर। ठीक है, अब सिमिलरली हम देख सकते हैं जो बैकवर्ड इंपेडेंस होगा ZB, हम उसे लिख सकते हैं
आर बी प्लस जे एक्स बी। ठीक है, तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड इंपेडेंस और बैकवर्ड इंपेडेंस हो गया, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है आपके स्टेटर इंपेडेंस के। ठीक है, तो टोटल इनपुट इंपेडेंस हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल जेड इन इज इक्वल टू लिख सकते हैं Z1 प्लस ZF प्लस ZB, जहां पे Z1 और ZF और ZB का वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला। Z1 का वैल्यू यहां पे क्या होगा, Z1 को हम बोल सकते हैं वाइंडिंग इंपेडेंस, और दैट इज इक्वल टू R1 प्लस JX1। ठीक है, तो ये Z1 का वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हमें इनपुट करंट जो I1 है, जिसको हम स्टेटर करंट कहते हैं, तो अगर हमने टोटल इनपुट इंपेडेंस निकाल लिया है तो हम सिंपली लिख सकते हैं ना, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V अपॉन टोटल इंपेडेंस Z इन। क्लियर, तो टोटल इनपुट पावर हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू V इंटू I1 cos phi, जहां पे where phi is power factor angle by which, तो phi is equal to power factor angle by which stator current I1 lags voltage, okay, due to forward field PAGF is equal to हम क्या कह सकते हैं, I1 स्क्वायर इंटू RF, जहां RF आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रोटर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आपका क्या होगा, वेयर फॉरवर्ड रोटर रेजिस्टेंस RF कहने का मतलब क्या है, R2 डैश अपॉन 2 इंटू एस, हमने इक्विवेलेंट सर्किट में जो हमने यूज किया था। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं एयर गैप पावर ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड, हम उसे बोल सकते हैं PAGB, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं I1 स्क्वायर इंटू RB, वेयर जो RB है उसे हम बैकवर्ड फील्ड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जो कि आपका होगा RB इज इक्वल टू R2 डैश अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एस, क्योंकि जो बैकवर्ड जो आपका फ्लक्स है उसका जो स्लिप होता है वो 2 माइनस एस के बराबर होता है। देन फॉरवर्ड टॉर्क TF इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एयर गैप पावर PAGF अपॉन ओमेगा एस, और ये कैसे आता है ये हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक्सप्लेन किया था, निकाला था उसको। ठीक है, तो वो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बस हम जस्ट उसके फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स टॉर्क या फिर बैकवर्ड टॉर्क, PAGB अपॉन ओमेगा एस, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, T इज इक्वल टू TF माइनस TB। देन TF का वैल्यू अभी हमने लिखा PAGF अपॉन ओमेगा एस, माइनस TB का वैल्यू हमने लिखा TAGB अपॉन ओमेगा एस, दैट इज इक्वल टू PAGF माइनस PAGB अपॉन ओमेगा एस। PM इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टॉर्क इंटू ओमेगा एम, जहाँ पे ओमेगा एम आपका एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर होगा, ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एस, ये भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो नो नीड टू रिपीट इट। तो
टी ओमेगा एस 1 माइनस एस बोल सकते हैं, जो कि, और अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो टॉक टी है दैट इज इक्वल टू पी ए जी एफ माइनस पी ए जी बी अपॉन ओमेगा एस। तो ओमेगा एस को अगर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे टी ओमेगा एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ए जी एफ माइनस पी ए जी बी, यानी कि फॉरवर्ड एयर गैप पावर माइनस बैकवर्ड एयर गैप पावर इनटू 1 माइनस एस। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी हमारा जो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रहा था वो हो रहा था एयर गैप पावर इनटू 1 माइनस एस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम आ रहा है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपका एयर गैप पावर है तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, पी आउट से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू पी एम माइनस पी एम एल where PML मैकेनिकल लॉस। तो हम यहां पे मोटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और वो एफिशिएंसी कितनी होगी P आउट अपॉन P इन। ठीक है, और P आउट P इन कितना होता है अभी हमने जस्ट निकाला। इसके बाद अब अगर हमें पता है कि आपका जो एयर गैप जो फ्लक्स है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो जो वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है या फिर उसके कारण जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलग अलग है। तो जब वोल्टेज और आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए अलग अलग जो इंड्यूस हो रहा है आपके रोटर में, तो वो जो करंट भी प्रोड्यूस करेगा वो भी अलग अलग होगा, यानी फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट होगा। और फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट दोनों ही का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा। और तो फॉरवर्ड जो करंट होगा उसका जो स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा SF, और जो आपका बैकवर्ड जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका जो स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 2 माइनस एस इंटू एफ। तो इन दोनों के कारण आपके रोटर में अलग से आपका जो रोटर कॉपर लॉस होगा, तो वो दोनों रोटर कॉपर लॉस क्या क्या होगा इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमें पता है, हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में डिस्कस किया था कि जो आपका रोटर कॉपर लॉस होता है वो स्लिप टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर होता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण आप देख रहे हो तो वो होगा क्या, स्लिप टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड एयर गैप फ्लक्स। सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा रोटर कॉपर लॉस ड्यू टू बैकवर्ड फ्लक्स, ये होगा 2 माइनस एस इंटू बैकवर्ड एयर गैप फ्लक्स। तो टोटल रोटर कॉपर लॉस कितना होगा, इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एयर गैप फॉरवर्ड एयर गैप पावर प्लस 2 माइनस एस टाइम्स ऑफ बैकवर्ड एयर गैप पावर होगा, दैट विल बी इक्वल टू बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो एयर गैप पावर होगा वो उनका समेशन ही आपका टोटल एयर गैप पावर है। तो वो होगा PAGF प्लस PAGB, दैट विल बी इक्वल टू इनपुट पावर माइनस I1 स्क्वायर इंटू। ठीक है, तो ये आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट था और उससे जितने भी पैरामीटर्स आप निकाल सकते थे जो कि हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी डिस्कस किया था वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। So students, we have achieved our learning outcome equivalent circuit of single phase induction motor, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.